एपिसोड स्टार्ट होता और देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लास प्रेसिडेंट वॉनजुन थी। वॉनजुन हिचकिचाते हुए वूरी से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी वूरी मुस्कुराते हुए कहती है कि वॉनजुन, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? वरना हमारी प्यारी क्लास प्रेसिडेंट इतनी सीरियस क्यों लग रही है? वॉनजुन कहती है कि कुछ भी नहीं, दरअसल मुझे कहना था कि आपका शुक्रिया मुझे तोबोकी खिलाने के लिए। फिर वॉनजुन सोचने लगती है कि एक दिन मैं गलती से एक गलत बस स्टॉप पर उतर गई थी। जब मैंने उस वक्त मिस वूरी को देखा तो मैं काफी खुश हो गई, लेकिन मैं हैरान हो गई जब वहाँ पर रायजुन आ गया। वो काफी करीब लग रहे थे, या फिर ये सब बस मेरी इमेजिनेशन थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर मैंने देखा कि वो लोग एक ही अपार्टमेंट के अंदर जा रहे थे। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मैं हर चीज से इनकार करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक फोटो क्लिक कर ली। इसलिए नहीं करी थी कि मुझे कोई सबूत चाहिए था, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं चाहती थी कोई मुझसे कहे कि कुछ भी सीरियस बात नहीं है। रही रायजुन की गर्लफ्रेंड की बात, तो शायद से उसे इस बारे में पता है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड को दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, और यही वजह थी कि मैंने जीहो के लॉकर के अंदर उन फोटोज को रख दिया था। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वॉनजुन डस्टबिन के पास खड़ी हुई थी। सोच रही थी कि मैंने एक इनोसेंट इंसान को इन सब में घसीटा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई बात नहीं है तो मैं जबरदस्ती इन सब में दखल दे रही हूँ, शायद मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। वो फोटो को फाड़ने लगती है, तभी हवा का झोंका आता है जिससे वो फोटो उड़कर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर हानबिन था जो उस फोटो को पकड़ लेता है और गौर से उस फोटो को देखने लगता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर इसे कोई देखेगा तो किसी को भी गलत फहमी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, इसलिए तुमको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं क्लास प्रेसिडेंट। वॉनजुन कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे को गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मिस बैंक कुछ ऐसा करे। हानबिन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी तरह किसी को भी गलत लग सकता था। खैर ये बताओ, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और भी फोटोज हैं? वॉनजुन उसे सारी फोटोज दे देती है और वहाँ से चली जाती है, और हानबिन सोचने लगता है कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और मैं जानता हूँ कि हमारी फीलिंग्स ऐसी हैं जो कि रिपेयर नहीं हो सकती, तो फिर मैं इतनी पॉइंटलेस चीज से क्यों चिपक रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखने जो अपने अपार्टमेंट से जा रहा था, तभी हानबिन आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे गली में ले जाता है और दीवार पर मार देता है। इससे पहले रायजुन को कुछ समझ आता, हानबिन उसके सामने सारी फोटोज फेंक देता है और कहता है कि गधे, ये बताओ कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बारे में पहले से जानते थे ना, उसके बावजूद तुमने ये सब कुछ होने दिया। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर तुम बिना सोचे समझे ऐसा बर्ताव करोगे, ऐसा करने की वजह से अंत में सिर्फ वूरी को झेलना पड़ेगा। तुम कितने घमंडी हो, तुम इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते, तो तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए रायजुन के तुम उस जैसी सेम पोजीशन में नहीं हो। ऐसे में जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो दूसरे इंसान को बस तकलीफ पहुंचाएंगी, और इसके बाद उसे अप्रोच करने की कोशिश मत करना। और ये कहने के बाद हानबिन वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीसंग और जीहो भी भाग कर आते हैं। वो यही कहते आ रहे थे कि हमें पता चल गया है कि फोटो किसने ली थी। वो लोग बोल रहे थे, लेकिन रायजुन को उन लोगों की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी रायजुन कहता है कि भूल जाओ, ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं भी सॉल्व कर सकता था। और वो सोचने लगता है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करा जा रहा है, फिर भी मैं बहस नहीं कर सकता। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, आखिरकार मैं क्या ही कह सकता हूँ। काश मैं पहले से ही एक अडल्ट होता। नेक्स्ट सीन में वूरी को देखते हैं जो नॉवल लिखने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन लिख नहीं पा रही थी, और कहने लगती है यार आखिर मैं इस तरह से क्यों बीच में फंसी हुई हूँ। फिर उसे रायजुन की बात याद आती है जब उसने कहा था चल उस चीज में फंसे रहने से बेहतर है वो काम करना जो तुम करना चाहती हो। और वूरी कहती है उसने कहा था ऐसा काम करना चाहिए जिसे करने में तुम्हें मजा आता है। कल स्कूल शुरू होने वाला है, मैंने उसे ब्रेक के दौरान भी नहीं देखा था, आखिर वो है कहाँ पर? मैं ये बात जानती हूँ ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे फिक्र करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। और जब भी मैं उसके बारे में सोचती थी तो वो भूत की तरह कहीं से टपक पड़ता था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है। वूरी दौड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। उसे लगता है कि वहाँ पर रायजुन आया है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर रायजुन नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। वूरी कहती है कि मॉम अचानक से आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने सारे बैग्स क्यों लाई हैं? और वूरी की मॉम उदास होते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर का एक अफेयर चल रहा है। फिर वो अंदर आकर बैठ जाती है और वूरी कहती क्या कहा, एक अफेयर चल रहा है? उसकी मॉम कहती है कि मैं उसी वक्त समझ गई थी जब वो मिडिल एज बुक क्लब जाने लगे थे, और मैंने सुना है कि वो जगह अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। वूरी की मॉम कहती है आखिरकार उन्होंने अपना घमंड दिखाई दिया। अब वो
दिखावा करना बंद नहीं करेंगे। जब से वो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं वो कितना जानते हैं। मुझे इतनी नीची नजरों से देखने के बाद अब वो मुझ पर चीट कर रहे हैं। और वूरी सोचने लगती है मॉम को शायद कोई गलत फहमी हुई है, डैड ऐसा नहीं कर सकते। वूरी की मॉम कहती है तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या कहा कि ये ज्यादा बेहतर होता अगर मैं तुम्हें एक राइटर बना देती। आखिर वो कौन था जिसने कि सबसे पहले अपनी बेटी के सपनों को दबाया था और अब वो ये सब कुछ मुझसे कह रहे हैं। वूरी अपने डैड को फोन मिलाती है लेकिन उनका फोन बंद बता रहा था। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। वूरी की मॉम कहती है कि तुम अपने फादर के बारे में कुछ नहीं जानती। जब तुम अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थी तब कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजर का कॉल आया था। तुमने एक अवार्ड जीता था लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उसे कैंसिल कर दिया जाए और उन्होंने कहा था वो कभी भी तुम्हें एक राइटिंग डिपार्टमेंट नहीं भेजना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वूरी को ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वो याद करती है कि उसे लगा था उसने इतनी कोशिश करी है लेकिन उसे सिर्फ नाकामी मिली है और वो सोचने लगती है मैंने अपने उस इमोशन को दफना दिया था। मुझे लगा था कि जो टैलेंट वाली चीज है वो मेरे अंदर है ही नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा कोशिश नहीं करी। मुझे लगा था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, शायद से आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन अब मुझे पता चला मुझे उगने से पहले ही किसी ने मुझे दबा दिया था। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों करा। उसकी मॉम कहती है तुम अपने फादर को नहीं जानती थी और बस उनकी साइड लेती थी और जब भी ये सब कुछ होता था तो मुझे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी। और वूरी सोचती है कि ये सच है, मैंने सोचा था कि डैड हमेशा मेरी साइड पर रहेंगे। फिर वो जाने लगती है। उसकी मॉम कहती तुम कहाँ जा रही हो। वूरी कहती है मुझे अपना थोड़ा दिमाग ठंडा करना है। फिर नेक्स्ट सीन में राइजुन को देखते हैं जो जा रहा था। तभी उसकी नजर कन्वीनियंस स्टोर के बाहर पड़ती है जहाँ पर वूरी बैठी हुई थी। राइजुन वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसका दिल कहाँ मानता, वो फिर से वापस आता है। वो वूरी से जाकर कहता है कि लगता है तुमने बहुत पी रखी है। वूरी कहती है ओह ये सच में तुम हो, मुझे लगा कि मैंने फिर से गलत सुन लिया। राइजुन कहता है फिर से क्या मतलब है और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वूरी कहती है यहाँ पर बैठ जाओ, हमने काफी वक्त से बात नहीं करी, मुझे तुमसे बात करनी है। काफी बुरी चीज हुई है, मुझे बस थोड़ी देर बात करनी है, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो। राइजुन कहता है कि ठीक है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, इसलिए कुछ देर बैठ जाता हूँ। तो बताओ आखिर क्या चीज है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। और वूरी सोचने लगती है इसे बताने का क्या मतलब होगा। वो अपनी जिंदगी में बिजी है और अडल्ट होने के नाते मुझे खुद संभालना चाहिए। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसके बाद वो राइजुन को सब कुछ बता देती है और राइजुन कहता है अच्छा तो ये टैलेंट की कमी नहीं थी, अब तो मैं और एक्साइटेड हो रहा हूँ। जब भी तुम्हारी बुक रिलीज होगी तुम सबसे पहले मुझे दिखाना। वूरी हैरानी से उसको देखने लगती है और सोचती है ये एहसास क्या ऐसा इसलिए है कि मैं उसके पास आना चाहती हूँ। वो राइजुन के पास आ जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो बस उसे किस करने वाली थी, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है और जाते हुए कहती है काफी देर हो चुकी है, अब तुम्हें भी घर वापस चले जाना चाहिए राइजुन। और राइजुन तो हैरान था, वो सोच रहा था हमारे लिप्स बस टच होने वाले थे, ये तो इम्पॉसिबल बात थी, मुझे लगा था सिर्फ मैं ही इमेजिन कर रहा हूँ, यार ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर वूरी को देखते हैं, वो भी कम हैरान नहीं थी और सोचती है आखिर मैं अभी क्या करने वाली थी। अल्कोहल पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि फीलिंग साफ है, मैं सिर्फ राइजुन के बारे में सोच रही थी। फिर वो घर वापस आती है और अपनी मॉम से कहती है मॉम आप इस तरह से जमीन पर क्यों सो रही हैं। उसकी मॉम कहती है मेरी पीठ में दर्द हो रहा है इसलिए ऐसे ही कंफर्टेबल लग रहा है। फिर वो लेट जाती है और कहती है मॉम क्या आप सो रही हैं। उसकी मॉम कोई रिप्लाई नहीं करती, लेकिन फिर भी वूरी कहती है मॉम आपने मुझे राइटर बनने से क्यों रोका, आपने डैड को भी नहीं रोका, आप दोनों चाहते थे कि मैं एक टीचर बन जाऊं। वूरी की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे डैड की बात करे तो उनको ज्यादा एजुकेशन मिल नहीं पाई इसलिए उनको बहुत पछतावा था, इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिले। और मैंने भी सोचा था कि यही बेहतर रहेगा कि तुम टीचर बन जाओ और जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाए। तुम मेरी इकलौती बच्ची थी इसलिए मुझे डर था कहीं तुम अकेली ना रहने लगो, लेकिन तुम जानती हो अब मुझे लग रहा है मुझे तुम्हें वही करने देना चाहिए था जो कि तुम करना चाहती हो, लेकिन अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। और वूरी सोचने लगती है अभी भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सपना मेरे पेरेंट्स की वजह से सैक्रिफाइस हो गया, लेकिन अब उनसे नफरत करने में भी बहुत देर हो चुकी है और अपने सपने को भी हासिल करने में। लेकिन वो याद करती है उसके सपने के बारे में सुनकर राइजुन कितना खुश हो गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते और वो कहती है मॉम क्या हम लोग कंट्री साइड साथ में रहने चले। और वूरी एक गांव टाइप की जगह पर जाने की बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो स्कूल में थी और टीचर से कह रही थी मैंने यहाँ पर 6
महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन पर्सनल रीजंस के कारण मैं और नहीं बढ़ा सकती। मेरा जितना काम था मैंने कंप्लीट कर दिया है और मैं और टाइम नहीं बढ़ाना चाहती। और ये सब कहने के बाद वो चुपचाप स्कूल से चली जाती है। रायजुन न्यूयॉर्क जाने वाला था क्योंकि उसकी एक परफॉर्मेंस थी। सारे टीचर्स उसे गुड बाय कहने के लिए आए थे और उससे गुड लक भी बोल रहे थे। तभी रायजुन वूरी की तरफ देखने लगता है और अपनी बाहें फैला लेता है। वूरी भी उसे गले लगने आ जाती है क्योंकि सारे टीचर गले लग रहे थे, इसलिए इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं थी। वो रायजुन से कहती है कि सेफली ट्रैवल करना और हर्ट मत होना। और वो सोचने लगती है कि उस दिन मैं तुम्हें किस करने वाली थी और इसी वजह से मुझे यहीं पर रुकना पड़ा। और रायजुन वूरी से धीमे से कहता है, अगर तुम कहोगी कि मैं ना चाहूँ तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। वूरी कुछ नहीं बोलती, इसलिए वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो चला जाता है और वूरी सोचने लगती है कि भले ही कुछ पल के लिए, लेकिन मैं उस फ्यूचर को थामना चाहती थी जो कि तुम्हारा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। शुरुआत से ही हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती और मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाकर एक टीचर भी नहीं बने रह सकती। तुम हमेशा उड़ने के लिए बने थे और मैं बस कुछ वक्त के लिए तुम्हारी हवा बन गई थी, लेकिन अब वक्त आ गया है। गुड बाय रायजुन। फिर नेक्स्ट सीन में हानबिन और वूरी को टेरेस पर देखते हैं। हानबिन उससे कह रहा था, क्या तुम काम छोड़ रही हो? क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। वूरी कहती है कि सीनियर, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं रायजुन को पसंद करती हूँ। मुझे पता है ये सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन मैं सीरियस हूँ। ये मेरा फैसला है, इसलिए प्लीज इसको समझिए। मैं एक टीचर हूँ जिसके अंदर अपने स्टूडेंट के लिए फीलिंग है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं रुक सकती। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। मैं उसकी जिंदगी का बस कांटा बन जाऊंगी। फिर अगले सीन में न्यूयॉर्क का वही स्कूल देखते हैं जहाँ पर रायजुन गया था। रायजुन को देखते हैं जो बैठा अपना फोन देख रहा था और कहता है, क्या तुम बहुत बिजी हो? तभी अचानक उसके पास बहुत सारे जीसंग के मैसेज आने लगते हैं। उसमें लिखा था कि यार फोन उठाओ, जिस टीचर को तुम पसंद करते हो वो काम को छोड़कर चली गई है। ये देखकर रायजुन बहुत शॉक हो जाता है। वो वूरी को फोन करने लगता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर रायजुन को बुलाने लगती है क्योंकि उसकी बारी आ गई थी। बैकग्राउंड में वूरी की वॉइस आती है जो कह रही थी, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सबसे बेकार टीचर रही होंगी। अगर किसी दिन हमारे रास्ते टकराए तो मैं इतनी एम्बैरेस नहीं होंगी जितनी मैं अभी हूँ। फिर अगला सीन 2 साल बाद का देखते हैं, यानी उस दिन के बाद से अब 2 साल बीत चुके थे। वूरी को देखते हैं जिसके बाल काफी लंबे हो गए थे और वो एक बुक स्टोर में आई थी। और वूरी सोचती है कि टीचिंग को छोड़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, अब मैं एक प्रॉपर ऑथर बन चुकी हूँ। पब्लिशर ने मुझे इसकी कुछ कॉपीज भेजी थी, लेकिन खुद से खरीदने का मजा कुछ और ही है। मैंने एक छोटे ऑथर के तौर पर शुरुआत करी है और इस बुक के अंदर मेरे पिछले 2 साल बसे हुए हैं। वो काउंटर पर जाती है और अपनी काफी बुक्स खरीदती है और सोचने लगती है, मैंने रायजुन से वादा करा था कि मैं अपनी बुक को जब भी पब्लिश करूंगी तो सबसे पहले उसे दिखाऊंगी। मुझे पता चला कि रायजुन को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मुझे पता था कि वो कर लेगा। खुशी के एहसास के साथ थोड़ा खालीपन भी महसूस हुआ कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वो थी जो कि उसे बिना कुछ कहे छोड़कर चली गई थी। मैंने सोचा उसे एक लेटर लिख देना चाहिए या फिर उसे एक मैसेज लिख देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं डिस्कवर होने से डर गई थी। वहाँ से जाने के बाद मैं काफी भयानक बीमार पड़ गई थी और जब मैं ठीक हुई थी तो मॉम ने बताया था कि मैं सोते हुए माफी मांग रही थी। मैं समझ गई थी कि मुझे पनिशमेंट मिली है। फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो बुक्स को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो वहीं पर रुक जाती है। उसे रायजुन जैसा कोई दिखने वाला नजर आता है और वो सोचने लगती है, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि अगर इत्तेफाक से मैं तुमसे टकरा गई तो मेरा चेहरा कैसा बनेगा। मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है कि मैं पहले बातचीत शुरू करूं। मैं ये भी बात जानती हूँ कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगे। वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वहाँ पर रायजुन नहीं बल्कि कोई और था। ये देखकर वूरी हंसने लगती है और कहती है, आखिर मैं किसका पीछा कर रही हूँ? रायजुन यहाँ पर कैसे हो सकता है? वो तो अमेरिका में होगा। वो सोचने लगती है कि मुझे एक बुरी आदत लग गई रायजुन को स्टॉक करने की, जो कि अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। मैं उसकी एकेडमी न्यूज देखती, उसके सारे आर्टिकल्स देखती जिसमें से रायजुन हल्का भी नजर आता था। उस पर मेरी नजर अटक जाती थी। मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती थी और देखते हैं कि वूरी के फोन में रायजुन के बहुत सारे फोटोज थे और वूरी सोचने लगती है, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अगर मैं पकड़ी गई तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती। और ये लाइटर भी, ये वो लाइटर है जो कि उसने मुझे सबसे पहले उठा कर दिया था। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे लाइटर उधार दे सकती हो? वूरी कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं स्मोकिंग नहीं करती, मैं तो बस। लेकिन फिर वो हैरानी से अपने सामने देखती है, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रायजुन खड़ा था। रायजुन कहता है कि काफी समय बाद मिले टीचर, नहीं मेरा मतलब वूरी। और रायजुन को देखते ही वूरी वहाँ से भागना शुरू कर देती है और सोचने लगती है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि अचानक से रायजुन मेरे सामने आ जाएगा। मैं उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर मैं उससे कैसे माफी मांगू। लेकिन फिर वो वहीं पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर रायजुन को देखने लगती है। रायजुन सर झुकाए अभी भी वहीं पर खड़ा था। वूरी दौड़कर जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो रायजुन। और वो सोचने लगती है, मैं उस दिन सिर्फ तुम्हारे भले के लिए भाग गई थी और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। मैंने ये पहले करा था, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दोनों लोग कार में बैठे हुए थे और वूरी सोच रही थी ये कब से स्मोकिंग करने लगा। ये खुद कहता था कि मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूं और इसलिए मैंने ऐसा ही करा। आखिरी इमेज मेरे दिमाग में जो तुम्हारी है कि जब तुम हाई स्कूल में थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम अचानक से बड़े हो गए हो, अब तुम एक अडल्ट बन गए हो, इसी वजह से तुम एक स्ट्रेंजर महसूस हो रहे हो। तभी अचानक से वूरी को छींक आती है और रायजुन पीछे से कुछ उठाने लगता है। वूरी की नजर उसके गले पर पड़ती है और वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। रायजुन उसे स्कार्फ दे देता है और वूरी उसे शुक्रिया बोलती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अमेरिका में होगे, तुम कोरिया कब वापस आए? रायजुन कहता है मैं कल आया। वूरी कहती है क्या तुम हमेशा के लिए आए हो या फिर ब्रेक के लिए? रायजुन कहता है कि डांस स्कूल कोरिया टूर करने के लिए आया है, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए आया हूँ। वूरी कहती है कुछ वक्त, तुम कितने वक्त रुकने वाले हो? रायजुन कहता है 1 हफ्ता। वूरी सोचती है बस 1 हफ्ता, इसका मतलब वो जल्दी ही चला जाएगा। कहती है इसका मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस भी होगी, तो क्या मैं देखने के लिए आ सकती हूँ? तभी रायजुन कहता है क्या तुम ये सब कुछ जानबूझ कर रही हो? हमारे पास कुछ और है ना जिसके बारे में तुम मुझसे पूछना चाहती हो? वूरी सोचने लगती है मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या मेरे पास कुछ कहने का हक भी है? हम दोनों इतने पास बैठे हैं, उसके बावजूद मुझे बहुत दूरी महसूस हो रही है। फिर वूरी का घर आ जाता है और वूरी कहती है कि मुझे राइड देने के लिए शुक्रिया, मुझे यहाँ पर वो छोड़ने आया जो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। और वूरी सोचने लगती है क्या हम बस गुड बाय कहने वाले हैं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ कहना चाहिए। और वो रायजुन से कहती है वो दरअसल क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर पर रुकना चाहोगे? रायजुन कहता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आएगा। गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर वूरी को एक धक्का लगता है। फिर वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और सोचती है मुझे नहीं पता मेरे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन है, लेकिन मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है। मैंने क्यों नहीं सोचा कि रायजुन के पास कोई और होगा। 2 साल बीत चुके हैं और इतना वक्त बहुत होता है। अरे हाँ, मैंने उसका स्कार्फ वापस ही नहीं करा, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे लग रहा है कि मैं उससे मिलने का कारण खो दूंगी। तभी उसके दरवाजे पर रायजुन नॉक करता है और कहता है कि मैं स्कार्फ लेने के लिए आया हूँ। और वूरी सोचती है कि वो तो खुद ही वापस लेने के लिए आ गया। वो उदास होकर रायजुन को स्कार्फ वापस करने लगती है। तभी रायजुन कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों है? वूरी खुद सवाल पूछती है कि मैं इस वक्त किस तरह का चेहरा बना रही हूँ। तभी रायजुन कहता है कि तुम थी वो जो कि पहले चली गई थी, तो फिर अब वापस क्यों आ रही हो? मुझे इस तरह से अकेला छोड़ने के बाद आखिर तुम क्या सोच रही हो? तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? और अचानक से वो वूरी को किस करने लगता है और वूरी को देखते हैं वो भी उसे पीछे नहीं हटाती।